Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the today's class of MS Physics 2 and welcome to your new semester. In this Thank semester, you. I will be having an introduction to statistical physics, and the recommended book is the Kirsten Huang. And Kirsten Huang is a MIT teacher, and statistical physics is a little bit different from the statistical mechanics. So this is the book title, and you can see you can get this book from net, and if you don't have, so I can share with you my hard book and you can copy it where you want. Okay, जी सर ठीक है। तो ये बुक है, मैंने आपको इसके ये जो नोट्स हैं वो सेंड कर भी दिए हैं मुराद, अगर आप अपने व्हाट्सएप चेक करो तो ठीक है। जी सर मुझे रिसीव हो गए। अच्छा, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो, और ये तो पहली स्लाइड थी जिसमें बुक का इंट्रोडक्शन था। अब हम जाएंगे, पेज नंबर 2 है ये। ओके, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है बुक? हेलो, यस सर आ रही है। ओके। जी सर आ रही है। तो this is the statistical physics book, and statistical physics is a little bit different from the statistical mechanics and thermodynamics. Thermodynamics just deals with the transformation of heat, and statistical mechanics deal with the motion and behavior of particles from which we can get the bulk properties. यानी छोटे पार्टिकल के बेस पे हम बल्क प्रॉपर्टीज जब हम गेन करते हैं थ्योरेटिकली, तो हम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो मैकेनिक्स है वो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स है, और थर्मोडायनामिक जो है स्टेटिस्टिकल फिजिक्स का एक छोटा सा ब्रांच है जिसमें सिर्फ हीट से रिलेटेड, हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम डील करते हैं। यानी वर्क डन हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या इस्तेमाल होगा वर्क के लिए। स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में आम जिंदगी में जब हम डील करते हैं तो अभी तक जो हमारा रुझान है और हमारा काम है वो बल्क प्रॉपर्टीज पे है। यानी पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, पूरे कंटेनर का प्रेशर कितना है, पूरे कंटेनर का टेम्परेचर कितना है, तो इसके साथ कंसर्न होता है। हमारी यूटिलाइजेशन जो होती है वो बल्क मटेरियल की होती है, लेकिन हम फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं छोटे पार्टिकल्स की बेस पे, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अल्टीमेटली छोटे पार्टिकल्स के ऊपर ही बेस होती हैं। तो फिजिक्स में दो एक्सपेक्ट हैं। जब हम एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी को डील्स करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास लार्ज डिस्टेंसेस की बात होती है, और हैवी हैवी पार्टिकल्स होते हैं और हैवी बॉडीज होती हैं जिसमें ग्रेविटेशनल लॉज इन्वॉल्व होते हैं अमूमन जब हम एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाते हैं। लेकिन हम जब तो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स या थर्मोडायनामिक की तरफ जाते हैं तो उस केस में हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो छोटे पार्टिकल्स की बेस पे हमने बनिस्बत एस्ट्रोनॉमी के छोटे सिस्टम को डील करना होता है, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वह कोई कंटेनर होता है या और तरह की चीज होती है। तो
ये हमारी सिचुएशन है कि हम एटॉमिक पार्टिकल के बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं बल्क फिनोमेना को, और ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का रुझान है। थर्मोडायनामिक्स में हम ये नहीं देखते कि कैसे काम हुआ, कैसे हुआ, बस ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कितना वर्क हुआ और कितनी काम हुआ। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी हम लार्ज डिस्टेंसेस और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होती है या थर्मोडायनामिक्स होती है, तो उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होते हैं डिस्टेंस कम होते हैं। जब भी हमारे पास थर्मोडायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, थर्मोडायनामिक जब डील करते हैं, तो बॉडी को हम हीट दे देते हैं या उससे हीट ले लेते हैं। अगर दे देते हैं तब भी इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, अगर उससे हम हीट ले लेते हैं तब भी उसका जो इक्विलिब्रियम होता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। और इसमें यही जो चीज़ होती है वो ही थर्मोडायनामिक्स की बेस है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम की तरफ, और इस इक्विलिब्रियम की वजह से ही हमारे पास वर्क डन या पॉजिटिव होता है, या हमारे पास वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन तो जानते हो। जी सर, सिस्टम ऑन द वर्क एंड सिस्टम वर्क बाय द सिस्टम। अच्छा, चित्राली क्या कहता है? कि चित्राली के पास माइक नहीं है? है सर, अक्सर नेट का मसला होता है सर। तो उसको सर आवाज आ थोड़ा रही सा है? खैर एक्सप्लेन करें। हाँ, किसको? थोड़ा सा सर खैर एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। वो अच्छा, नेगेटिव वर्क डन हो बस। देखो, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, और ये फर्ज करे हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, ये उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, नीचे से हमने आग जलाई है, ठीक है, ये हमारे पास आग नीचे से जली है, और इधर इसको हम हीट दे रहे। हीट तो एब्सोल्यूट चीज नहीं है ना, ये तो चेंज होता रहता है, ठीक है, पहले से हीट अवेलेबल होती है सिस्टम में। जो हमारे पास आम जिंदगी में जो सिस्टम होते हैं, वो तो 27 डिग्री सी पे होगा ना, या 20 डिग्री सी पे, तो उसके पास तो कोई हीट होगी, हम उससे ज्यादा कुछ हीट दे देंगे। जब उसको हम और ज्यादा हीट दे देंगे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मोशन तेज हो जाएगी, ठीक है। ये यस जो सर। मूवेबल पे ढकना है, तो अगर हमने एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी, तो इसकी वजह से ये ढकना ऊपर हो जाएगा। तो इस सिस्टम ने बाय अब इस सिस्टम ने इस ढकने पे काम किया, तो इसको कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, और इसने डिस्टेंस कवर किया डेल्टा वाई, एलॉन्ग वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। यस सर। जब फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स ऊपर की तरफ लगी ना, जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होता है, क्योंकि दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और cos 0 1 के बराबर होता है। ये प्रूव कर दूं? नहीं सर, सही है, समझ आ गई। नहीं सर सही है। एफ डॉट डेल वाई, ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डेल वाई कॉस थीटा, ठीक है, एफ डेल वाई कॉस 0 डिग्री, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है और फोर्स भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डेल वाई cos 0 इज 1, सो वर्क डन हमारे पास इधर सारी टर्म वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव आया, ठीक है, यस सर। सही है। अगर जी यस सर, सर। जी। अगर हमारे पास हम पिस्टन के ऊपर काम करें, ऊपर से ढकने पे दबाव दे, ठीक है,
ढकने के ऊपर हम ऊपर से दबाव दें तो ये गैस प्रेशर ऊपर की तरफ और ऊपर से हमने जोर लगाया, ठीक है, तो ये जो ढकना होगा वो नीचे हो जाएगा। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुई, ठीक है, हमने ढकने को टाइट कर दिया। अब दोनों जो है ना एंटी पैरेलल है, फोर्स ऊपर है सिस्टम की और डिस्प्लेसमेंट पे नीचे, तो हमारे पास जो एंगल बना वो 180 डिग्री बना। एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल ये हमारे पास माइनस Yes. होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन आया वो नेगेटिव हो गया। सिस्टम के ऊपर ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है वर्क, और बाय द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, एक बात बताओ, जब ये ऑन द सिस्टम वर्क होगा तो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा सर। प्रेशर बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? सर प्रेशर तो बढ़ेगी। और प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगी बढ़ सर, जाएगा एरिया कि कम कम हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये चार्ल्स का कौन सा ला है? डोंट नो सर। चार्ल्स सेकेंड ला। चार्ल्स का एक ला है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और दूसरा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ओके सर। ठीक है। फिर क्या करें, हीट अगर इधर नीचे सिंक लगा हुआ है तो हीट उसको मिल जाएगी, ठीक है। ये मिटा दूं? Yes, सर मिठा है। Okay. ياخذ العملية يعني بقى ده بسيط ياخذ العملية. शाह खालिद माइक बंद कर। सर देबर زين زوم की सर का زوم का वाला कोड है सर ना दगा को दा स्लाइड ने मेरा वास्तव में
Sir, the land the next button the arrow دغه باندې لږ کلیک کې دغه سره خدا ده صحیح جی سر اوکې دغه روټیټ کیږي بس ټیک شو صحیح. اوکې Okay. So, in statistical physics or in thermodynamics or in statistical mechanics in all, we deal with the bulk properties. But we try to find the bulk properties from the statistical mechanics and statistical from the microscopic particles. The dimensions are very low in order of 10 की power minus 10 जो एटम का साइज मीटर इसमें होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स काइनेटिक थ्योरी को जरा डिस्कस कर लें कि थर्मोडायनामिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। एक इक्विलिब्रियम स्टेट से हमने दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ। अगर कल को कोई आपसे पूछे कि क्या इशू है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी, इनमें क्या है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं कि एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ गए, और इसी बेस पे हमारे पास थर्मोडायनामिक के 3 लॉ भी हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो आप लोगों को पता ही होगा, पता है ना सबको? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है? हाँ हेलो सर वो याद है लेकिन पता नहीं कौन सा वाला है। बस ये तो अभी बताओ कि नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सही है है सर, इंशाल्लाह ये रिवाइज करेंगे। अच्छा, मुझे सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ बता सकते हो? ये क्या चीज है, किसको डील कर रहा है? हाँ, किसको डील करता है सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स? अहमद आप बताओ। एंट्रोपी को करता है सर। नहीं, अनएफिशिएंसी ऑफ इंजन को डिस्कस करता है। सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 स्टेटमेंट है ना, केल्विन स्टेटमेंट है और क्लासियस स्टेटमेंट है। दोनों में वो अलग अलग स्टेटमेंट है, मतलब जो है अनएफिशिएंसी ऑफ इंजन है, डिफिशिएंसी ऑफ इंजन है। पदम उबाहा, इसका क्या मतलब हुआ सर? यार ऐसे है ना, नो हीट इंजन कैन, इस तरह कोई इंजन नहीं हो सकता जो हीट को ले और 100% उसको वर्क में चेंज कर ले। ये केल्विन स्टेटमेंट है। सही है सर, मतलब तो इंजन में 100% मसला है। आउटपुट उसका नहीं। हाँ, इंजन में मसला है, वो इंजन की डिफिशियंसी को बयान कर रहा है। आप सिर्फ स्टेटमेंट याद रखते हो तो खुदे उबाहा। सेकंड लॉ कहता है कि ऐसा इंजन 2 किस्म के हैं। एक हमारे पास वर्क को हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला, और एक जो होता है वर्क को हीट में कन्वर्ट करने वाला। एक पहिया को घुमाने वाला वो लॉर्ड केल्विन के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो फ्रिज है ना वो क्लासियस के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। दोनों हीट इंजन है, फ्रिज भी हीट इंजन है, और वो जो है ना जो पिस्टन है वो भी हीट इंजन है, वो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। तो एक जो है पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इंजन कायनात में सारे ऐसे हैं, ठीक है। दूसरा हीट इंजन जो है ना, उसमें ये मसला है कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी आप कोल्ड जगह से हीट गर्म जगह नहीं पहुंचा सकते हो। हीट गर्म जगह से ठंडी जगह खुद जाती है, लेकिन ठंडी जगह से गर्म जगह खुद नहीं जाती। आप उसमें कंप्रेसर लगाओगे दरमियान में,
फ्रिज अंदर से बाहर हीट छोड़ता है कि नहीं छोड़ता फ्रिज से? छोड़ता है सर। तो उसमें एफिशिएंसी है कि वो बिजली के बगैर काम, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के बगैर वो काम नहीं कर सकता। तो इंजन में जो डिफिशियंसीज है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उनको डील करता है। ठीक है कि इंजन जो है वो परफेक्ट नहीं है और उनमें फ्लॉज हैं, अदर वो केल्विन वाला इंजन है कि क्लासियस वाला इंजन है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बुनियाद पे डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। और काइनेटिक थ्योरी जो है एक थ्योरी है जो इन सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है, गैसेस के लिए भी है। उसकी बिना पे हम फार्मूलिज्म बनाते हैं और एक्सपेरिमेंटल वर्क को थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबका मकसद एक ही है और सब जो है थर्मल फिजिक्स में आते हैं। अच्छा, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल कौन कौन से हैं? थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते कौन से हैं? वो वेरिएबल जो एक स्टेट की, एक सिस्टम की हमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बताएं तो उनको हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल कहते हैं। द वेरिएबल विच डिफाइन द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक वेरिएबल। प्रेशर है, टेम्परेचर है, हीट है, ठीक है, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, ये सब जो है ना वॉल्यूम में, ये हमारे पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। ठीक है, वो हो गया, एक्सेलरेशन हो गई और वेलोसिटी हो गई, ग्रेविटी हो गई, वो हमारे पास मैकेनिकल वेरिएबल्स हैं, मैकेनिक्स के वेरिएबल हैं। हीट थर्मोडायनामिक वेरिएबल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये जो है ना थर्मोडायनामिक वेरिएबल हैं। ठीक है, जी सर, समझ आ गई? बिल्कुल आ थर्मोडायनामिक गए सर। वेरिएबल की हम अगर वो करें, कैटेगराइजेशन करें तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल दो किस्म के हैं। एक हमारे पास जो हैं वो एक्सटेंसिव क्वांटिटीज हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं, दूसरी इंटेंसिव। एक एक्सटेंसिव है और दूसरे हमारे पास जो है ना वो थर्मोडायनामिक वेरिएबल कितने किस्म के हैं? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, दो किस्म के वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल तो समझ आ गए ना? thermodynamic which define the thermodynamic state of a system are called thermodynamic variable, and thermodynamic variable are categorized into two extensive two फॉर्म में उनको, जिस तरह हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को हमने बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज में तकसीम किया गया है, इस तरह ये भी हमारे पास फिजिकल थर्मोडायनामिक वेरिएबल भी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन थर्मोडायनामिक के हिसाब से हमने उनको दो चीज़ों में चेंज किया है, एक्सटेंसिव क्वांटिटीज और इंटेंसिव क्वांटिटीज। अच्छा, वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हूँ तो हम उनको कहते हैं एक्सटेंसिव क्वांटिटीज। जिस तरह मास है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव क्वांटिटीज। ठीक है, और वो क्वांटिटी जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती तो उनको हम कहते हैं इंटेंसिव क्वांटिटी। जिस तरह डेंसिटी हो गई, डेंसिटी एक लोहा 1 ग्राम लो कि 100 ग्राम लो कि 1000 ग्राम लो, सबकी डेंसिटी सेम होती है। साइज बढ़ाने से, मेटल बढ़ाने से वो बढ़ती नहीं। टेम्परेचर जो होता है एक चीज का वो भी इंटेंसिव है। ठीक है ना? आप एक ब्लॉक ले लो, उसको उसका एक टेम्परेचर, उसको टुकड़े टुकड़े करो तो टुकड़ों का भी वही टेम्परेचर होगा, तो इंटेंसिव क्वांटिटी है। और एक्सटेंसिव जो है ना वो
उसके साथ बढ़ती हैं, मैटर के साथ बढ़ती हैं, जिस तरह मास हो गया। डेंसिटी इंटेंसिव क्वांटिटी है, ये मास के साथ नहीं बढ़ती। तो वो वेरिएबल या क्वांटिटीज जो उसके साथ बढ़ती हों मैटर के साथ, तो उसको एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंशन आ रही है। और इंटेंसिव ये है कि बस सेम रहती है। तो एक्सटेंशन की वजह से बढ़ते, इस तरह मास एक्सटेंशन की वजह से बढ़ता है, वॉल्यूम एक्सटेंशन की वजह से बढ़ता है। तो ये हमारे पास एक्सटेंसिव क्वांटिटीज है। डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये जो है हमारे पास मास उस मैटर पे डिपेंड नहीं करती, तो हम इनको कहते हैं इंटेंसिव क्वांटिटीज। समझ आ गई इनकी? इसमें रोटेट वाला ऑप्शन ही, हाँ वो रोटेट वाला ऑप्शन किधर है? थर्मोडायनामिक लिमिट। थर्मोडायनामिक लिमिट को जब हम डील करते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स से हमारा मुराद कि वो सिस्टम कितना है और कैसा है। हम्म, हम्म, वो ये दो पैरामीटर से डिफाइन होता है। हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल से और वॉल्यूम से। जब हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू जो हमें डिफाइन करेगी कि इसकी थर्मोडायनामिक लिमिट कितनी है, ज़्यादा है कि कम है। Number of particles per one unit volume define the thermodynamic limit of a system, where n is the number of particles, number of atoms, and v is the volume. More are the number of particles in a system, and small is the volume, then more will be the thermodynamic limit. यानी इसमें ऐसे है कि हमारे पास जो पार्टिकल बढ़ जाते हैं और वॉल्यूम कम हो जाए, तो उस केस में हम वहाँ पे हीट सप्लाई जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, और हीट सप्लाई जब ज़्यादा होंगे तो उसकी लिमिट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्यूपेंसी को शो करता है कि यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम की हीट के लिए ऑक्यूपेंसी कितनी है। ऑक्यूपेंसी कम है कि ज़्यादा है। जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे, एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि हेलो हारून, वालेकुम सलाम, शार्ट खबर कवा राशा राशा। ओके, तो हमारे पास थर्मोडायनामिक लिमिट उसकी, यानी थर्मोडायनामिक की लिमिट उसकी कितनी है, तो ये अल्टीमेटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे, उसकी उतनी थर्मोडायनामिक लिमिट उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स में जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो एटम्स या मॉलिक्यूल को ही सप्लाई करते हैं, और उनकी बिना पे हमने वर्क डन करना होता है, और सिस्टम में चेंज लाना होता है, जिससे हमने वर्क डन लेना है।
तो थर्मोडायनामिक लिमिट डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और वॉल्यूम पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास जो होगी वो थर्मोडायनामिक लिमिट ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारे पास थर्मोडायनामिक लिमिट जो है वो कम होगी। अगर आप एक दो गैस कंटेनर ले लो, दोनों का वॉल्यूम सेम हो और एक में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो और दूसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो, तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं तो उसकी थर्मोडायनामिक लिमिट उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास थर्मोडायनामिक लिमिट का कंसेप्ट है और ये हमारे पास फिर आगे थर्मोडायनामिक को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर थर्मोडायनामिक लिमिट कम हो एक सिस्टम की तो हमारे पास जो है उसकी यूटिलाइजेशन कम होगी और उसको हम लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते। तो एक सिस्टम के लिए कि वो किस जगह पे एप्लीकेबल है, स्मॉल स्केल पे एप्लीकेबल है कि लार्ज स्केल पे एप्लीकेबल है, तो उसके लिए हमारे पास जो है थर्मोडायनामिक लिमिट इम्पोर्टेंट है जानना। अगर हमने बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी है और उसके ज़रिए फिर हमने ज़्यादा वर्क लेना है तो फिर हमारे पास थर्मोडायनामिक लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए। और ये मिसाल हम उनके इंजन में ले सकते हैं जो बड़े हैवी बॉडीज होती हैं, एरोप्लेन हो गए, ट्रक हो गए या हमारे पास शिप्स हो गई। अगर उनके थर्मोडायनामिक लिमिट हम कम रखें तो वो सेलिंग नहीं कर सकते और वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हैवी काम से ताल्लुक रखना होता है। तो थर्मोडायनामिक्स में तो इंजन ही बनाना होता है, तो इंजन से डील करना होता है और इसके लिए आपके पास थर्मोडायनामिक लिमिट जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक वर्क के लिए एक खास थर्मोडायनामिक लिमिट होती है और उसकी बिना पे ही वो मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। अगर थर्मोडायनामिक लिमिट कम है तो वो फिर उतनी मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है थर्मोडायनामिक्स में। सर यहाँ तक काफी नहीं? कितना टाइम हो गया है? क्लास तो अभी टाइम है ना क्लास में, कि रोक लें क्लास को? 10:30 हो गए सर। नहीं सर, टाइम पूरा होगा। नहीं, क्लास तो अभी खत्म नहीं हुई। 10:30 पे होता है सर। अच्छा, 2-3 मिनट हैं। हमारे पास तो 10:31 हो गए। ठीक है सर। बस इतना काफी है। हाँ सर, देख लें। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज सर। स्टॉप, थैंक यू।